श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंक गणित की जो मूलभूत प्रमेय होती है उसको अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले अपन फंडामेंटल थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर उसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, जो अरिथमेटिक के लिए, अंक गणित के लिए जो फंडामेंटल थ्योरम होती है उसको अपन देखते हैं। तो लिखेंगे अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इसके स्टेटमेंट में अपने को क्या गिवन होता है कि अंक गणित के अंदर अपन ऑब्वियसली अंकों के बारे में बात करते हैं, नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन जो पॉजिटिव अपने इंटीजर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कोई भी जो अपना पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसको अपने दो अभाज्य संख्याओं के खंड के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपने को यहाँ पर गिवन होगा कि कोई भी जो अपना पॉजिटिव इंटीजर, इसमें अपना इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन होता है, किसी धन पूर्णांक हो अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी जो अपना पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसको अपन दो या दो से अधिक जो है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ये अपना जो फंडामेंटल थ्योरम होता है उसका स्टेटमेंट अपना इस तरीके से रहता है। अब अपन इसके प्रूफ को देखेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर पॉसिबल है। वैसे होता लिटरली यही है, पर अपने को इसको एक थ्योरम के रूप में पढ़ना है, तो इस थ्योरम के लिए अपने को प्रूफ भी यहाँ पर जानना होगा। ठीक है, तो प्रूफ के अंदर अपन क्या देखेंगे, अपन कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ पर n। ठीक है, n कोई अपन ने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर प्राइम नंबर भी हो सकता है, यानी अभाज्य संख्या भी हो सकती है और भाज्य संख्या भी हो सकती है। तब जब अभाज्य संख्या होती है तो तब तो अपने को पता है कि ऑब्वियसली अभाज्य खंडों के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर वो यदि एक भाज्य संख्या है, तब इसकी क्या गारंटी है कि वो एक अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन लेंगे, यदि माना कोई धन पूर्णांक n है। ये अपन ने लेट कर लिया कि धन पूर्णांक अपन क्या लेके चल रहे हैं, n लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर अपन पहली कंडीशन देखेंगे, यदि n अभाज्य है तो यह स्वतः सिद्ध है। अगर अभाज्य है तब तो यह अभाज्य खंडों के रूप में व्यक्त होगी, ये तो अपने को सभी को पता है। तब ये क्या है, स्वतः सिद्ध है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या हो जाए, अपनी भाज्य संख्या हो जाए, यदि, तो दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, यदि n भाज्य संख्या है तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई संख्या p1 इस तरीके से विद्यमान होगी, तब इसके दो टुकड़े ले लेंगे। p1 इस तरह विद्यमान होगा कि
n1 के लिए यहाँ पे इसके दो टुकड़े हैं, उनको अपन क्या लेट कर लेते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, P1 n1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, P1 n1 जो है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी अपन ने जो संख्या ली थी n, कोई धनात्मक संख्या कोई धन पूर्णांक है, वो अगर अभाज्य है तब तो ये प्रमेय स्वतः सिद्ध है, लेकिन अगर ये अभाज्य नहीं है तब अपन इसको दो भागों में तोड़ के लिख सकते हैं, P1 और n1 के गुणनफल के रूप में। ठीक है, अभी यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, n1 की बात करेंगे। यहाँ पर एक संख्या उठाई है ना अपन ने n1, तो n1 अगर अभाज्य है तब तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएगी। लेकिन अगर यदि n1 जो है वो अपना क्या हो जाए, यहाँ पर कोई भाज्य संख्या हो जाए, ठीक है, तब अपन क्या करेंगे, तब यहाँ लिखेंगे पुनः यदि n1 अभाज्य है तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त होगी। के रूप में व्यक्त होगी। लेकिन यदि n1 क्या हो जाए, भाज्य हो जाए, यानी कोई कंपोजिट नंबर हो जाए, तो n1 को क्या करेंगे अपन, कोई दो टुकड़ों में बांट के लिखेंगे। तब P2 के लिए n2 इस प्रकार होगा, n2 इस प्रकार विद्यमान होगा कि अपन इसको क्या लिखेंगे, उसके मतलब जो अपना n1 है उसको n2 और P2 के मल्टीप्लाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तब n2 इस प्रकार होगा कि n1 बराबर P2 n2। ठीक है, n1 बराबर P2 n2 हो जाएगी। तब अपन n को क्या लिख लेंगे, P1 तो था ही और n1 की जगह क्या रख दिया, P2 n2 रख दिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे n2 की। यही क्रम जो है इस तरीके से अपना चलता जाएगा। अगर n2 अभाज्य होगा तो अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त हो जाएगा, लेकिन n2 अगर भाज्य हो जाएगा तो वापस इसकी क्या हो जाएगी, अपन उसको वापस अपन तोड़ के लिखेंगे। तो इस तरीके से अपने पास में ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहेगी। इस प्रक्रिया की निरंतर पुनरावृत्ति होगी, यानी ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। निरंतर पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, बार बार इस प्रक्रिया को जब दोहराएंगे तब अपन यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे कि जो n है वो सबसे बड़ा है यहाँ पे n2 से n1 से। ठीक है, n को अपन क्या है सबसे बड़ी वैल्यू लेके चल रहे हैं। तब यहाँ पर जो P1 की कोई अपने पास यहाँ पर P1 P2 P की जो है वो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। n जो है वो ग्रेटर देन है n2 से ग्रेटर देन है, इस तरीके से। तब यह प्रक्रिया परिमित मानों के लिए होगी, मतलब एक फिक्स मान होगा जिस पर ये आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पर n को क्या लिख लेंगे अपन, P1 P2 P3 टेंस टू, यहाँ पे अपन कोई k मान लेते हैं जिस तक ये क्या करती है, k यहाँ पर कोई परिमित संख्या है, फाइनाइट नंबर है जहाँ तक ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, और यहाँ P1 P2 सभी क्या है, धनात्मक है। तो एक धनात्मक संख्या को बहुत सारी धनात्मक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो यही अपने को यहाँ पर, यानी ये P1 P2 कैसी होती है, ये सारी क्या है अपनी अभाज्य संख्या। तो अपने को क्या कर देंगे, यहाँ अपन ने सिद्ध कर दिया कि कोई जो संख्या होती है, कोई भी जो धन पूर्णांक होता है
कोई कंपोजिट नंबर होता है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, कोई अपने प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में उनको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो अपना पहली चीज़। अब इसके अंदर जो अपना स्टेटमेंट था उसके अंदर अपने एक वर्ड यूज़ हुआ था यूनिक, यानी अद्वितीय रूप से। ठीक है, तो इनकी यूनिकनेस को और अपने को प्रूफ करना है। तो यूनिकनेस में अपन ने क्या देखेंगे, यूनिकनेस। तो यूनिकनेस के लिए अपना क्या रहता है, अद्वितीय अगर अपने को देखना है तो यानी n को अपन इन्हीं टुकड़ों की फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी इसके और कोई टुकड़े विद्यमान नहीं हो सकते। इसको कोई और अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ये अपन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ, इसका उल्टा यहाँ पर लेट कर लेती हूँ। यदि संभव हो तो मान लिया कि n को दो भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। यदि संभव हो तो माना, संभव हो तो माना n को भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। तब अपन n को यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट और मान लेते हैं कि n को अपन q1 q2 qk से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन ने इसको लेट कर लिया है, तब क्या हो जाएगा, और फिर अपने को प्रूफ करना रहेगा यहाँ पर। तब n को क्या लिख सकते हैं, p1 p2 pr q1 q2 qs। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यू ले ली r और s। ठीक है, और गिवन है कि r जो है वो छोटी है किससे, s से। ठीक है, r को अपन क्या लेके चल रहे हैं, छोटा लेके चल रहे हैं ऐसे। अब अपन इनकी यूनिकनेस दिखाएंगे, यानी अपने को दिखाना है कि P1 P2 PR जो है वो किसके बराबर है, Q1 Q2 QS के बराबर ही होगा। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि एक फाइनाइट वैल्यू के बाद में अपन ने इनको आरोही क्रम में व्यक्त, ये आरोही क्रम में अभाज्य। आरोही क्रम में अभाज्य का मतलब क्या होता है कि P1 लेस देन इक्वल है P2 लेस देन इक्वल है P3 टेंस टू लेस देन इक्वल है PR। इसी तरीके से Q1 लेस देन इक्वल Q2 लेस देन इक्वल Q3 टेंस टू QS। ठीक है, इस तरह से इनको लिखा जा रहा है। मतलब ये अभाज्य संख्या जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, चूँकि अब P1 की वैल्यू बड़ी है और अपने को पता है कि R की वैल्यू S से बड़ी है, तो यानी ये वाली जो वैल्यूज़ होगी ये इनसे क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि P1 जो है उसका Q1 Q2 QS में क्या होता है, डिवाइड होता है। अपन डिवाइड इसको कर सकते हैं। तब एक ऐसा Q के कोई एक ऐसी संख्या विद्यमान होगी कि P1 जो है वो किससे डिविजिबल होगा, QK से डिविजिबल। यानी P1 का जो मान है, P1 का भाग QK में पूरा जाएगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि P1 और QK दोनों ही क्या है, अभाज्य है। तब इस कंडीशन में इन दोनों का आपस में भाग कब जाएगा, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि P1 जो है वो P1 तथा QK अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, तब ये जो डिविजिबल होने वाली कंडीशन जो है कब पॉसिबल होगी कि ये दोनों क्या हो जाए, मेरे बराबर हो जाएंगे। तब यहाँ क्या लिखेंगे, तब P1 जो होगा
P1 बराबर हो जाएगा QK से। ठीक है, अब यहाँ अपन QK को अपन क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, अपन इसको इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तब इस प्रकार व्यवस्थित करें कि P1 बराबर हो जाए Q1 का और P2 बराबर हो जाए Q2 के। इस तरीके से ये अपना जो क्रम जो है वो आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तब इसका अगर इस तरीके से अपना व्यवस्थित हो जाएगा तो अपना जो P1 P2 PR है, Q1 Q2 QS है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, ये पद कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर है इसलिए। तो अपने पास क्या बन जाएंगे, P2 P3 PR इजिकल्स टू Q2 Q3 QS। ठीक है, अब अपने को गिवन है कि R लेस देन है किससे, S से। ठीक है, इस तरीके से अपन P जो है इनकी वैल्यू जो है उनको क्या करते जाएंगे, रिड्यूस से करते जाएंगे। अब नहीं ये सारी ख़त्म नहीं हो जाए तब तक ये एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, रिड्यूस से होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो S वाली वैल्यू है, S क्या है, ग्रेटर देन है ना R से, अपना S बड़ा है R से, तब R की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए क्या बन जाएगा, R लेस देन है S से, तब 1 बराबर R तक के पद तो इसमें से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर R+1 के, R+2 के, R+ यानी QS तक के जो पद होंगे उनका मल्टीपल क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। और ये क्या नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि ये सब कैसे है, यहाँ पे अभाज्य संख्या है। इसका मतलब R जो है वो S से छोटा नहीं है। अब अपन क्या लिखेंगे, यह संभव नहीं है कि R लेस देन हो S से। जब R लेस देन नहीं होगा S से तब क्या होगा, R ग्रेटर देन, और R अपन ग्रेटर देन भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, R छोटा नहीं हो सकता तो बड़ा भी नहीं हो सकता है, तब क्या होगा, तब R किसके बराबर होगा, S के बराबर होगा। ठीक है, अतः PR बराबर क्या हो जाएगा, QS से हो जाएंगे। यानी ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे अपन R की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगी, अपनी Q की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि PI बराबर में QI, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होके पद जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर जो अपनी वैल्यू है उनकी यूनिकनेस को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी अपनी आज की थ्योरम, जिसमें अपन ने अंकगणित की जो फंडामेंटल थ्योरम होती है, अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम को डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।